हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने 2 मेथड्स कंप्लीट किए थे। तो आज पिछली वीडियो में हमने कौन से मेथड्स किए थे? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो 2 मेथड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें जो थर्ड मेथड है वो है अर्क इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू वॉटसन, अर्क इलास्टिसिटी इज द इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ एन अर्क ऑफ ए डिमांड कर्व। कि जो डिमांड कर्व होती है उस पे जो अर्क होती है, टू मिड, मतलब जो अर्क अर्क ऐसी शेप में बनी होती है, उसमें जो मिड पॉइंट होता है उसके उस पर जो इलास्टिसिटी होती है उसे मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे डायग्राम से देखते हैं कि यहाँ पर हमने ओ एक्सिस पर ली है क्वांटिटी और ओ वाई एक्सिस पर लिया है हमने प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्राइस पी पर था तो क्वांटिटी कितनी थी? क्यू पर थी। तो यहाँ पर पी से शिफ्ट होके प्राइस हो गया P1 पर, फिर P2 पर। ठीक है, तो इसी तरह से जो क्वांटिटी है वो चेंज होगी क्यू से Q1 पर और Q2 पर। तो ये जो 2 पॉइंट्स है उसके बीच में जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स आए हैं उसके बीच में जो मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ मिड पॉइंट बी पर आता है, जो वहां पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। यहाँ से जो 2 पॉइंट्स बन गए हैं उसके बीच में जो जेड मिड पॉइंट आया उस पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। तो इसी के बोलते हैं अर्क इलास्टिसिटी मेथड। तो यह मेथड जो पिछले वीडियो में हमने मेथड किया था प्रोपोर्शनेट मेथड, वो तब यूजफुल होता है जब प्राइस और क्वांटिटी में स्मॉल चेंजेस आते हैं। और जो अर्क इलास्टिसिटी मेथड जो होता है तब यूजफुल होता है जब प्राइस और क्वांटिटी में लार्ज चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये तब काफी बेनिफिशियल होता है। तो इसके रिगार्डिंग है, एक फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। माइनस साइन है Q1 माइनस Q1 प्लस Q मल्टीप्लाई P1 प्लस P1 माइनस P। तो इसकी क्या है? Q क्या है? इनिशियल डिमांड हो गया, Q1 क्या हो गया? न्यू डिमांड। तो P क्या हो गया? इनिशियल प्राइस, P1 हो गया न्यू प्राइस। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से सॉल्व करके देख लेते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹4 पर यूनिट। जब आइसक्रीम का प्राइस 4 पर है तो उसकी डिमांड कितनी है? 1 यूनिट। ठीक है, अगर प्राइस फॉल हो गया 2 पर आ जाता है तो उसकी डिमांड कितनी हो जाती है? 4 यूनिट्स। तो P कितना हो गया हमारे पास? पहले कितना था? 4, यहाँ पे 4 आ गया। P1 कितना हो गया? जो 2 चेंज हो गया। ठीक है, 2 आ गया। Q कितना था हमारे पास? पहले 1 था, 1 यूनिट। जब प्राइस चेंज हुआ तो Q1 कितना हो गया? 4 यूनिट्स। ठीक है, तो 4 यूनिट्स हो गया। तो इस वैल्यूज को हम फॉर्मूले में फिल कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो इसमें Q1 कितना आया था? 4 माइनस Q कितना था? 1। तो ऐसे ही 4 प्लस 1 इंटू प्राइस कितना था? 2 पर, फिर प्लस हो गया 4 पर, 2 माइनस 4 ऐसे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 3/5 हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ से 6/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो भी आएगा -2। तो माइनस माइनस कट हो गया यहाँ पे। तो आगे 2 के टेबल पर 3 पे कट हो गया, तो हमारे पास आ गया 9/5। तो अगर जब हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा इतना। तो यो है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इज ग्रेटर देन 1 है। तो जो वैल्यू आई है हमारे पास 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से हम जो है इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या मेथड है? रेवेन्यू मेथड। तो रेवेन्यू मेथड में क्या होता है कि जैसे कोई फर्म है जो अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल करके जो भी उसे अर्न होता है उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ठीक है, तो जैसे ही लिखा हुआ है कि सपोजिंग बाय सेलिंग 10 मीटर ऑफ क्लॉथ ए फर्म गेट ₹50 के, मतलब कोई फर्म ने 10 मीटर जो क्लॉथ है उसे सेल किया तो उसे ₹50 मिले। ठीक है, तो देन दिस अमाउंट ऑफ रुपीज विल बी कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू। तो हम इसे क्या बोलेंगे? टोटल रेवेन्यू। फर्म का ये टोटल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, तो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स
जब जो टोटल रेवेन्यू होता है उसे हमने जितने यूनिट सेल किए उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो जैसे हमने इस केस में क्या किया था कि 50 रुपीज हमारे पास आए थे टोटल रेवेन्यू, तो हमने कितना सेल किया था, 10 मीटर क्लोथ। ठीक है, तो इसे 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ₹5 पर मीटर आ जाएगा, कि मतलब 1 मीटर की वैल्यू है जो ₹5 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एवरेज रेवेन्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, प्राइस के, और सिनोनिमस टर्म्स के दोनों इक्वल माने जाते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू कि मतलब हमने एक और एक्स्ट्रा यूनिट जब सेल किया तो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आया उसे बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस मेथड में हम कैसे करते हैं कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की हेल्प से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ए आर हो गया एवरेज रेवेन्यू, ए आर माइनस एम आर हो गया एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास ये डायग्राम है, इसकी हेल्प से देखते हैं। तो ये डायग्राम दी हुई है, यहाँ पर हमने ओ एक्स पर ली है क्वांटिटी और ओ वाई पर लिया है हमने रेवेन्यू या प्राइस। ठीक है, तो रेवेन्यू हो गया। यहाँ पे जब मतलब यहाँ पर पी पर हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, तो ये जो लाइन है वो है ए से बी लाइन है जो एवरेज रेवेन्यू है, और ए से जो एम लाइन है वो है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये एवरेज रेवेन्यू हो गया और ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। तो क्या लिखा हुआ है कि एट पॉइंट पी ऑन डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व है पी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड विद द फॉलोइंग फॉर्मूला। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें लोअर पोर्शन ओवर अपर पोर्शन के, मतलब जो इसका लोअर पोर्शन है उसे डिवाइड करेंगे अपर पोर्शन से। तो लोअर पोर्शन कितना है, पी बी डिवाइड हो गया पी ए। ठीक है, तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि ट्राइंगल पी एम बी, पी एम बी, ये ट्राइंगल होगी ऐसे। ठीक है, इस शेप में। और क्या लिखा है, ट्राइंगल ए ई पी और ए ई पी, तो ये भी ट्राइंगल होगी, एक ये ट्राइंगल होगी एक ये ट्राइंगल होगी। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल देखनी है हमने। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों सेम है, सिमिलर है। सो रेशियो ऑफ दी साइड्स इज ऑल्सो इक्वल, कि मतलब इसकी जो साइड्स होगी रेशियो, मतलब साइड्स की रेशियो होगी वो भी इक्वल होगी। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे हो गया पी बी, ये लाइन होगी पी बी, तो ये लाइन होगी इस ट्राइंगल की ये वाली लाइन और इस ट्राइंगल की ये वाली लाइन। ठीक है, तो इक्वल होगी पी बी ओवर पी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है, पी एम। मतलब हाँ अभी जो पी एम है इस ट्राइंगल में और जो इस ट्राइंगल में पी ई, सेम लाइंस है, मतलब सेम साइड की जो लाइंस है वो इक्वल है। तो पी एम करेंगे ओवर करेंगे ए ई, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, तो आगे है इसमें लिखा हुआ कि ट्राइंगल ए ई टी, जो इसमें और ट्राइंगल है ए ई टी, ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, और ट्राइंगल टी पी एल और ये वाली ट्राइंगल टी पी एल, ये और ये दोनों सेम है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि पी एल इज इक्वल टू ए ई, के जो इसमें पी एल है इज इक्वल टू ए ई है। ठीक है, तो इसकी इक्वल मानी जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो ऊपर इक्वेशन बनाई थी हमने उसमें इसकी वैल्यू बाय पुटिंग पी एल इन प्लेस ऑफ ए ई इन इक्वेशन के, इसकी प्लेस पर हम क्या फिल करेंगे, पी एल, क्योंकि दोनों सेम इक्वल है। ठीक है, जैसे कि लिखा पी एल इज इक्वल टू ए, जो इस साइड्स की है वो इक्वल है, इसलिए इसकी जगह पर हम ये फिल कर देंगे पी एल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एम ओवर पी एल। ठीक है, तो पी एल इज इक्वल टू किसके इक्वल है, पी एम माइनस एल एम। पी एल यहाँ पे कैसे आया, ये पी एल अगर ये टोटल पी एम में से माइनस करेंगे एल एम, इस पोर्शन को। ठीक है, इस टोटल में से इस पोर्शन को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास पी एल आता है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर लिखेंगे हम पी एम ओवर पी एम माइनस एल एम, जो ये वाली लाइन थी डायग्राम में उसे पुट करेंगे। तो पी एम यहाँ पर किसके इक्वल है,
एवरेज रेवेन्यू के, और एलएम किसके इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू के। ठीक है, तो ऐसे पीएम ओवर पीएम माइनस एलएम लिखा था हमने, तो वो किसके इक्वल था, एवरेज रेवेन्यू के, और एवरेज रेवेन्यू माइनस एलएम किसके इक्वल था, मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।